नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हमारे देश में एक पुरानी और बड़ी मशहूर कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वीरेंद्र सहवाग और योगेश्वर दत्त से लेकर गीता और बबीता फोगाट जैसे खिलाड़ियों ने सालों साल मेहनत करके देश के लिए मेडल जीते और इस कहावत के मायने बदल डाले। लेकिन जिन्होंने मेडल जीतकर देश का नाम दुनिया में रोशन किया, क्या उनसे बोलने का हक इसलिए छीन लिया जाए कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है? क्या अनपढ़ बताकर उनका अपमान किया जाना जायज है? यह सवाल उठा बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर के ट्वीट के बाद। जावेद अख्तर ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर पर टिप्पणी करने वाली मशहूर भारतीय पहलवान गीता और बबीता फोगाट पर कमेंट किया। बीए पास है जावेद अख्तर। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कम पढ़ा लिखा खिलाड़ी शहीद की बेटी को ट्रोल करता है तो समझ में आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या? जावेद अख्तर के ट्वीट के विरोध में गीता बबीता के पिता महावीर फोगाट ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, उम्र बीत गई देश को मेडल दिलाने में और वो एक पल नहीं लगाते अनपढ़ बताने। हम आज ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या सचिन तेंदुलकर को बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ 10वीं पास थे? क्या अजीम प्रेमजी से उनका बोलने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए क्योंकि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है? क्या 12वीं पास होने के कारण आमिर खान को भी बोलने का हक नहीं मिलना चाहिए? बिल गेट से लेकर स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग तक को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे ड्रॉप आउट्स हैं। क्या दुनिया को बल्ब देने वाले थॉमस अल्वा एडिसन और हवाई जहाज देने वाले राइट ब्रदर्स भी इसलिए इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाने चाहिए क्योंकि ये लोग किसी बड़े संस्थान से डिग्री लेकर नहीं आए थे? आज इसीलिए ताल ठोक के हम पूछ रहे हैं कि क्या जिनके पास डिग्री है सिर्फ उन्हें ही अभिव्यक्ति की आजादी है? अगर कम पढ़े लिखे खिलाड़ी और पहलवान एक शहीद की बेटी को ट्रोल करते हैं तो समझ आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या? हमारे देश में ऐसे बहुत से शहीद ऐसे भी थे जो कम पढ़े लिखे थे और शहीद हुए हैं, और बहुत से ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा ही देख लीजिए, वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग थे पर वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्डवर्क से ज्यादा दम होता है हार्डवर्क में। अवार्ड वापसी गैंग, इंटॉलरेंट गैंग, यही लोग हैं जो बार बार नए नए नारे लेकर आते हैं। कांग्रेस, कम्युनलिस्ट और अल्ट्रा लेफ्ट, ये सब एक साथ होके ये पूरा ड्रामा कर रहे। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है बच्चों के ऊपर। जो व्यक्तियों ने देश को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, ऐसी लोगों का वर्धंती बनाना, जयंती बनाना, नहीं तो ये बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? देश के खिलाफ बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी देश में है क्या दुनिया में? लोगों का एक वो था हुजूम वहाँ पे जो सेमिनार के जो दरवाजों को तोड़ने की कोशिश में था, और अंदर ये बात कही गई, स्टेज तक से ये बात कही गई कि अगर मैं आ जाऊंगी तो माहौल खराब हो जाएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ पे कहाँ चली जाती है? वहाँ पे कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। कोई बोल रहा है इसके लिए? कोई नहीं बोल रहा है। माहौल किसने खराब किया और क्यों किया, किसके कहने पर किया, ये प्रश्न जो है सरकार को आंसर करना होगा। कौन थे इसके पीछे और क्यों कर रहे हैं ये? इस विषय पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं ये सब? इन चीज़ों का जवाब एबीवीपी और उनका जो लीडरशिप को जवाब देना होगा। देश में अभिव्यक्ति के नाम पर उमर खालिद जैसे लोग जो भारत माता को गाली दें, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है? और हमारी सरकार या हम लोग उसके फन को कुचलना चाहते हैं जो भारत विरोधी ताकत है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, सिर्फ पढ़े लिखे को बोलने की आजादी। दूसरा सवाल, जिन्होंने मेडल दिलाया उन्हें अनपढ़ क्यों बताया? तीसरा सवाल, देश विरोधी बातों से अभिव्यक्ति का लाइसेंस। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, अभिव्यक्ति देश हित के लिए या देश के विरोध में?
तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमने जावेद अख्तर साहब को इस कार्यक्रम में आने के लिए बुलाने की काफ़ी कोशिश की। हमने उनको बार बार फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन पर जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने उनको बाकायदे फ़ोन पर मैसेज भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। लिहाजा हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के इच्छुक नहीं थे। अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय वो टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे संवाददाताओं से संपर्क करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब जो लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उनमें आपको बता दें हमारे साथ मुनव्वर राणा साहब मौजूद हैं, जो मशहूर उर्दू शायर हैं। हिंदी, बांग्ला, गुरमुखी में भी इनकी कविताएं छपी हैं। ज़्यादातर इनकी शायरी में माँ केंद्र बिंदु में रही है। साहित्य अकादमी अवार्ड समेत कई बड़े जाने माने सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं और पीछे चर्चा में खास तौर पर तब रहे जब अवार्ड वापसी का सिलसिला चल निकला था और उन्होंने भी अपना अवार्ड वापस कर दिया था। हमारे साथ शाजिया इल्मी है, बीजेपी की नेता, राजनीति में आने से पहले टीवी पत्रकार थी और आम आदमी पार्टी में इसके पहले रह चुकी हैं। रहमान अब्बास हमारे साथ हैं, वो लेखक हैं। उर्दू और अंग्रेजी में उनका ज़्यादातर लेखन रहा है। उनकी किताब को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। कुछ रोज़ पहले फतह का फतवा में भी वो शिरकत कर चुके हैं। फवाद हलीम हमारे साथ हैं, वो नेता है सीपीएम के, पेशे से डॉक्टर हैं, दिवंगत नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हाशिम अब्दुल हलीम साहब के पुत्र हैं। 2011 में विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। योगेश्वर दत्त खासतौर पे आज हमारे साथ हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न का सम्मान उन्होंने पाया। और आज हमने खासतौर पे उनको इसलिए बुलाया क्योंकि उनको, बबीता को, वीरेंद्र सहवाग को निशाना बनाकर जावेद अख्तर का ट्वीट था, जिसके बाद योगेश्वर दत्त ने ट्विटर पर जवाब भी दिया कि जावेद जी, आपने कविता कहानी की रचना की तो हमने भी कुछ कारनामे करके छोटा ही सही भारत के लिए विश्व पटल पर इतिहास रचा है। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूं। योगेश्वर, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए। अमूमन ऐसे विषय पर लोग भाग खड़े होते हैं, सामना करने को तैयार नहीं होते। आपको कैसा लगा? इससे पहले आज तक आपसे किसी ने कहा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारे पास डिग्री क्या है, आपने कितनी पढ़ाई की है? किसी भी विषय पे जवाब देते वक्त किसी ने आपके आगे ये बैरियर लगाया कि पहले डिग्री बताओ, उसके बाद कुछ बोलना? नहीं, देखिए जी, सबसे पहले नमस्कार। और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमारी पहचान हमारा खेल है और जितने भी है, और किसी देश के लिए बोलना या अपने मुद्दे रखना, वो आप शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, ये कोई मायने रखता। क्योंकि सीमा पे कितने जवान हैं वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो भी, पर ये है कि देश सेवा किस चीज़ में है, क्या देश सेवा। हमने खेल के देश सेवा की है और हमें तो लगता है कि गलत और ठीक क्या, हमें लगता है कि ये देश के खिलाफ है, देशवासियों को दुख हो तो हम बोलते हैं। और जावेद जी ने बोला कि कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि कितने शहीद हुए हैं, देश के जवान शहीद हुए हैं। और जब अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे, और पूरे देश का पेट है जो किसान बढ़ते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। ये तो एक अलग, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ऐसी चीज़ें बोली हैं, या तो उन्होंने जोश में बोल दिया। उन्होंने देश के हित में कुछ ऐसा नहीं बोला, चलो, क्योंकि आज तक, और मैं बता दूं, आज तक हमें किसी ने बोला नहीं, क्योंकि हम खेल से संबंधित, अगर हम इतना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और कोई पढ़ाई पे ध्यान देता तो खेल में अच्छा नहीं होता। हर जगह कोई मास्टर नहीं होता किसी भी फील्ड में। कोई खिलाड़ी अच्छा है तो वो अलग, उससे अलग फील्ड में इतना नहीं कर पाएगा। कोई इंजीनियर, डॉक्टर है तो वो खेल में अच्छा नहीं पाएगा। इसलिए ये अलग अलग मायने रखते हैं। और मेरे लिए खेल और देश और खेल सबसे पहले है। उसमें जो मेरे को लगता है कि ये गलत है तो मैं बोलता हूँ गलत है, और जो लगता है ठीक है तो मैं बोलता हूँ ठीक है। ठीक, मैं आता हूँ योगेश्वर आपके पास वापस। 1.5 मिनट का समय हम अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को देते हैं जो कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, और पहले 1.5 मिनट के बाद सब अपनी अपनी बात खुल के रख सकते हैं। मुनव्वर राणा साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको लेकर बड़ी बहस रही है पिछले करीब 1-1.5 साल से, तो खासतौर पे ज़्यादा ही रही है। लेकिन इतने सिलेक्टिव क्यों हैं हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके? अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं, दूसरे का नहीं चाहते। और जब दूसरा अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहता है तो उससे कहते हैं अपनी डिग्री दिखाओ, तुम पढ़े लिखे कितने हो, तुम तो पहलवानी करते हो, तुमको बोलने का अधिकार किसने दिया? मुनव्वर राणा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज, हाँ, अब आई है जी। मुनव्वर राणा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज, हाँ, अब आई है। जी, 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। 1.5 मिनट का समय आपके लिए दिया
ठीक है, मैंने सुन लिया काफी हद तक जी। सरदाना साहब, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बल्कि सामना हो रहा है। ये बहस बड़ी दिलचस्प है और मेरा ख्याल है कि जो अभी बीच में किसी ने कहा था कि इलेक्शन का ज़माना है तो इस तरह की सब बातें निकलती हैं। देखिए, पहलवान होना कोई अनपढ़ होने या जाहिल होने की गवाही नहीं है। अगर जावेद भाई ने भी ये बात कही है तो उसके पीछे ये बात नहीं है कि वो पहलवान है तो जाहिल होगा, वो खिलाड़ी है तो जाहिल होगा। हमारे यहाँ उर्दू शायरी में दो बड़े नाम गुजरे हैं, आतिश और गालिब, आतिश और नासिख, यानी गालिब भी उनके बाद हुए थे। तो आतिश तो बाकायदा पहलवान थे ही, वो उनको पहलवानी का खिताब था, वो पहलवानी करते थे, पहलवान वो लड़ते थे, बाकायदा पहलवान कहलाते थे वो। इसी तरह से बहुत से शायर ऐसे गुजरे हैं, बड़े अदीब गुजरे हैं जो पहलवान भी थे, जो खिलाड़ी भी थे, या गालिब को इस पर फ़ख्र था कि हम तलवार चला, हमारा ख़ानदान जो है वो तलवार चलाने वाला है। तो यहाँ असल में अनपढ़ का मतलब हमारे ख्याल से उन्होंने जो जावेद अख्तर साहब ने कहा वो शायराना कहा, लेकिन हम लोग उसको उस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से आमतौर से बहसों में देखा जाता है। तो अगर यहाँ पर इसमें नाराज़ हो रहा है कोई पहलवान या कोई क्रिकेटर या कोई फुटबॉलर या कोई, तो यहाँ वो मकसद बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आप अनपढ़ का मतलब जाहिल आप समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि गालिब, मीर, तुलसी, कबीर, इनके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, ये जाहिल हुए। जाहिल होने का या अनपढ़ होने का मतलब ये है कि आप में सेंस कितना है। तो जाहिर सी बात है कि बहस करने के लिए, समाज में कहीं बैठने के लिए जो लोग इस लायक होते हैं वही बहस करते हैं। उसमें ये शर्त नहीं है कि पहलवान हो। आज तक इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान तो पहलवानों का मुल्क रहा है, किसी को जाहिल नहीं कहा गया, किसी क्रिकेटर को नहीं कहा गया। ये तो बिल्कुल अचानक बुरा मान लेने की बात हो गई कि साहब जावेद अख्तर ने बोला है तो ये देशद्रोही हो गए। राणा साहब, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, जाहिल होने की, ओके, आपने पढ़ा है उन्होंने क्या लिखा है या केवल दोस्ती है इसलिए आप डिफेंड कर रहे हैं उनको? हाँ, मैंने पढ़ लिया, मैंने नहीं डिफेंड नहीं कर रहे। देखिए, हम डिफेंड नहीं करते। अभी हमें आप बात पूरी कर लेने दें थोड़ी सी, एक ज़्यादा नहीं, 1 मिनट हम आपसे लेंगे। लीजिए। आवाज़ आपकी हम नहीं आ रही है तो हम बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात हम कहना चाहते हैं कि अचानक एक शख्स जो है वो बहुत डिग्री होल्डर भी है और वो कह देता है किसी को कि साहब ये देशद्रोही हैं। देशद्रोही माँ की गाली है। कोई कह देता है, अभी ज़रा सी कोई नाराज़गी हो जाए वो कह देंगे मुनव्वर राना तो कह देंगे इन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए। भाई, पाकिस्तान भेजने वाले आप कौन होते हैं? आप खुद चले जाइए। पाकिस्तान तो हमारे मुल्क का हिस्सा था, जितना हक मेरा था उतना हक आपका भी था। तो इस मुल्क में पढ़े लिखे होने की डिग्री ये नहीं है। पढ़े लिखे होने की डिग्री ये है कि आदमी जो बात कर रहा है वो कितनी जेन्युइन बात कर रहा है। तो जाहिर तो जावेद अख्तर ने भी जज्बाती तौर पे ये कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पहलवान से नाराज़ हो गए या किसी क्रिकेटर। एक तो वो कंट्रोवर्शियल उसमें मामला में पड़ते ही नहीं है, बल्कि अक्सर वो ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे मुसलमान नाराज़ रहते हैं। सर, तो अब यहाँ उनको निशाना बना लेना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आप कह रहे हैं मुनासिब नहीं है। वो लिखते हैं, इफ़ अ हार्डली लिटरेट प्लेयर और अ रेसलर ट्रोल अ पैसिफिस्ट डॉटर ऑफ अ मार्टियर, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाट्स रॉन्ग विद सम एजुकेटेड फोक्स। इसको मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं तो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई कम पढ़े लिखे खिलाड़ी और पहलवान एक शहीद की बेटी को ट्रोल करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या? रहमान अब्बास, इसका क्या मतलब समझेंगे आप जो उन्होंने लिखा है? और क्या मुनव्वर राणा साहब भले ये कह दें कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा, क्या वो डिफेंड नहीं कर रहे उनकी बात को? मुनव्वर राणा साहब ने बहुत उम्दा कोशिश की अपने दोस्त को डिफेंड करने की, और डिफेंड करना भी चाहिए, उनका हक है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फ्रीडम उनको है, कनाडा से आए हुए हैं हमारे साथी, उनको है, उतनी ही फ्रीडम हमारे मुल्क में जावेद अख्तर साहब को है। उनके बयान में मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है और मैं उस कॉन्ट्रडिक्शन को शायद जिस तरह समझने की मैंने कोशिश की, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है।
कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि क्या हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंसान की तालीम के हिसाब से डिवाइड करेंगे, यानी वो इंसान जो कम पढ़ा लिखा है क्या उसे अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी मुकम्मल है या नहीं है, और अगर वो उसके ख्यालात से हम इख्तलाफ करते हैं तो क्या हम उसे सिर्फ इसलिए कंडेम करें कि वो कम पढ़ा लिखा है। राणा साहब ने बहुत सही कहा कि बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे शायर गुजरे हैं, ऐसे अफसाना निगार गुजरे हैं जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं अपनी फील्ड में। तो इस और क्रिएटिविटी का जो ताल्लुक है वो सिर्फ राइटिंग से नहीं है, वो किसी भी फील्ड में एक आदमी अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपनी तवानाई को एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो रेसलर हो, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उनका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जावेद साहब ने कहा है कि जो इलिटरेट हैं, हार्डली इलिटरेट हैं, उनका ये समझ में आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका बयान उनके समझ में नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारे जितनी फेनेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पाकिस्तान में टीटीपी की 36 ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, कश्मीर से जुड़ी हुई कम से कम 35 के करीब, जिनमें से अब 10 एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे मुल्क में जो राइट विंग फेनेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको चलाने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया में जो चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, इनको दुनिया पर थोपने वाले लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और गरीब आदमी जो है या मासूम आदमी जो है या कम पढ़ा आदमी है वो इनके बहकावे में आकर उसका शिकार हो जाता है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अशांति का या वायलेंस की हिमायत नहीं करते हैं, बल्कि वायलेंस की एक वजह पढ़े लिखे लोग हैं आज की दुनिया में। ठीक है फौद हलीम साहब, आप सहमत हैं इस बात से? और खासतौर पे मेरा सवाल वापस जो मैंने मुनव्वर राणा से पूछा था आपसे पूछ रहा हूं, भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हमारी जो सोच है वो अलग अलग क्यों है? अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे का खराब लग जाता है। जी, ये तो स्पष्ट है कि जावेद अख्तर साहब का अगर आप ट्वीट देखें तो वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो गुरमहर कौर ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के पीछे हिंदुस्तान के कई एक लोग, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है होम के, जो होम मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब ने उस पर टिप्पणी की है, उसे ट्रोल किया है। तो संविधान का जो जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है, जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक संवैधानिक हक के तौर पर हर एक यहाँ नागरिक को हिंदुस्तान में दिया हुआ है, वो लोग अगर इस बात को नहीं समझते हैं कि ये फ्रीडम जो ऑफ एक्सप्रेशन है ये सबको देना चाहिए, और जो लोग संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बने हुए हैं उनके जहन में ये जो गहरा बात अगर नहीं पहुंचता है तो ये सिर्फ दुख की बात नहीं है, ये समझना है कि ये जो हमारा हक है वो हक पर एक आक्रमण है। और योगेश्वर दत्त साहब ने भी उस 19 साल के जो लड़की के जो हरकत थे उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, ये हक योगेश्वर साहब की है। लेकिन ये बात समझनी साफ है कि गुरमहर कौर की जो हक है उस हक पर योगेश्वर साहब का जो टिप्पणी है उसको उस नज़र से देखना चाहिए। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू, आपके अमित शाह जो कल जो कमेंट किए हैं, ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग एक दूसरा व्यक्ति सर, एक 19-20 साल की लड़की का जो हक सर, यही है, तो मैं कह रहा हूं, अपना गुरमेहर कौर के लिए जो सोच है, पार्टी पूरी की पूरी सड़क पे उतर आती है करने का। सर सुनिए ना, मैं वहीं पर आ रहा हूं सर, गुरमेहर कौर के लिए लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन सारी सड़कों पे उतर आती है सर, लेकिन योगेश्वर दत्त के लिए आप लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं कह रहे, बबीता फोगाट के लिए आप लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं कह रहे, क्यों? इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? नहीं, मैं या ये आपके सुर में बोलेंगे तभी इनको फ्रीडम देंगे आप लोग? पहले बात समझ लीजिए, आपके पहले ये कबूल करे कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है गुरमहर कौर पर, इस पर अपना टिप्पणी दे करके उनका जो सोच है उसका पहले स्पष्टीकरण करे। आपको ये बात समझना है, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके झोली में एक भी शहीद नहीं है आजादी के आंदोलन के, एक भी नाम वो सामने नहीं ले पाएंगे। अब मैं इस पे आप मत ले जाइए ना, आरएसएस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया सर? निकले हैं सर प्लीज सर, बात समझ लीजिए। आज बहस इस पे नहीं हो रही है कि आप चाइना से गवर्नर होते हैं और बाकी नागपुर से, प्लीज सर इस चीज पे मत आइए, आप बात को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, गुरमेहर कौर के लिए आप सड़कों पे उतर आते हैं, योगेश्वर दत्त के मुंह पे ताला लगा देना चाहते हैं, बबीता फोगाट को अनपढ़ बता देते हैं, वीरेंद्र सहवाग को इलिटरेट बता देते हैं, क्यों सर? योगेश्वर दत्त नहीं,
योगेश्वर दत्त साहब ने कहा कि हिंदुस्तान को तोड़ने का मामला गुरमहर कौर कह रही है। बात साफ समझिए, उन्होंने आरोप लगाया है गुरमहर कौर के ऊपर में कि गुरमहर कौर की टिप्पणी में हिंदुस्तान को तोड़ने की बात है। इसीलिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस उनके जो उनको पालते हैं, इन्होंने आजादी में एक भी अपने कार्यकर्ता को शहीद नहीं किया है। इसीलिए शहीद को बटोरने के लिए वो लोग भारतीय सेना पर निर्भरशील है। मैं इस विषय पे जाना ही नहीं चाह रहा हूं। आप बात को घुमाना चाह रहे हैं और आप शहादत का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं सर। मेरे पास आपको देने के लिए भी शहादत का सर्टिफिकेट नहीं है सर। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की शर्तें में डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? गुरमेहर कौर के लिए आप सड़कों पे उतर आते हैं सर, योगेश्वर दत्त के मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं, बबीता फोगाट को अनपढ़ साबित करने उतर आते हैं आप सब लोग मिलकर। गैंग आप लोग बनाते हैं सर, गैंग आप लोग बनाते हैं सर। तारिक फतेह के लिए आप लोगों से नहीं बोला गया सर। जब तारिक फतेह को लोग मारने दौड़ पड़े तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला हो गया। अब आप भाग रहे सर। ए.आर. रहमान की पिक्चर को लेकर फतवा आ गया, बताइए ना आपकी पार्टी सड़क पर उतरी क्या? अपना टॉपिक से बताइए ना सर। सर मैं तो आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं। हिंदुस्तान सर बताइए, ए.आर. रहमान की पिक्चर को लेके फतवा आया है कि नहीं? सर ए.आर. रहमान की पिक्चर को लेके फतवा आया, आप लोग सड़कों पे उतरे क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। किरण रिजिजू सर आप मुझे बताइए ना सर, आप बताइए ना सर। ए.आर. रहमान की पिक्चर को लेके फतवा आया, आप लोग उतरे। तारिक फतेह को लोग पीटने उतर आए दिल्ली में, आप लोग सड़क पे उतरे। सर आपको दर्द हुआ कि अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला हो रहा है इस देश में? नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। योगेश्वर दत्त, मैं योगेश्वर दत्त को आपके सामने ला रहा हूं सर। योगेश्वर आप मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? सर मैं नहीं भाग रहा, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप आजादी की लड़ाई में चले गए सर, मैं तो आज 2017 में बात कर रहा हूं। आप चले गए 2017 आजादी की लड़ाई में कि इसने आरएसएस ने शहीद नहीं किए। सर आपने कितने शहीद किए मुझे नहीं जानना है, मैं केवल ये जानना चाहता हूं आप लोग केवल डबल स्टैंडर्ड्स क्यों लेके चलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर? अरे आरएसएस सुनिए सर, अब योगेश्वर को भी सुनिए। आपने अपनी बात बोल ली ना सर, आपने कितनी आजादी की लड़ाई लड़ी सर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, सबको पता है। सर प्लीज मुझे नहीं जानना आप मुस्लिम लीग के साथ क्या कर रहे थे, कांग्रेस ने आपके दफ्तर में क्यों आग लगा दी थी। प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, सर छोड़ दीजिए। फवाद अलीम साहब आप आजादी और पार्टी का चरित्र भूल लेके बैठिए, आप केवल मुद्दे पर आइए। डबल स्टैंडर्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके क्यों है? ऐसे चिल्लाते रहने से नहीं होगा सर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाकी लोगों का भी है कि आप चिल्लाते रहेंगे और कोई बोल नहीं पाएगा। प्लीज सर मेरे पास बटन है, दबाना जानता हूं मैं, बंद हो जाएगी आवाज आपकी। ये नाम के लोग आजादी के लड़ाई में शामिल थे। आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी लड़ ली सर, सबको मिल गई आजादी उसके बाद। अब आप उसका ढोल मत पीटिए। आज अगर हमारे पास टॉपिक एक ट्वीट है और राष्ट्रवाद छोड़ जो बहस हो रही है उसको बहस करते हैं। पार्टी अमित शाह को बोलिए आजादी के डिबेट में ले जाकर क्या फायदा है? सर आप छोड़ दीजिए इस बात को, मुद्दा घुमाने की कोशिश करते हैं ना। ठीक योगेश्वर आप बोलिए, फिर रहमान साहब आपके पास। ये है कि जावेद अख्तर ने जो बात कही है, योगेश्वर आप बोलिए। पहली बात आजादी का पहले तो एक मिनट रुक हाँ भाई साहब पहले रुक के योगेश्वर आप बोलिए, उसके बाद रहमान साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। हाँ पहले तो ये जो साहब अभी बोले थे, ये बताइए कि मैंने ये कब बोला कि गुरमेहर ने देश तोड़ने की बात की है? मैंने बोला कि अगर उसके पिता वार में शहीद हुए हैं, पाकिस्तान की वजह से नहीं हुए, तो फिर शहीद कैसे हुए हैं? वो कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो किसकी वजह थी? उसका कारण क्या था? पाकिस्तान था। इसलिए वार किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ। और मेरा वही एक मतलब था कि हमारे इतने जवान शहीद होते हैं, हम हमेशा डेली एक दो जवान हमारा शहीद होता है, वो उसका कारण कौन है? पाकिस्तान। पूरी दुनिया ये मानने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान की वजह से पूरे दुनिया में आतंकवाद है और हमारे शहीद जवान हुए हैं। कितने कारगिल में कितने जवान शहीद हुए? वो लड़ाई थी, वार था, पर वो वार किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी देश के लिए बोलता है तो ये जो अभी जो साहब बोले थे, इनके लिए वो बीजेपी का हो जाता है, आरएसएस का हो जाता है, इनको कोई मतलब नहीं। और हम देश के लिए बोले हैं, ये चाहे हमें आरएसएस का बताएं या बीजेपी का बताएं। अब आप इनसे ये इसमें मेरे किसी भी ट्वीट में ये कहाँ बात थी कि गुरमेहर ने देश तोड़ने की बात की है? हाँ, उसके मैं कल भी खिलाफ था, आज भी, कि उस लड़ाई में उसके पिता जो शहीद हुए हैं वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुए, लड़ाई की वजह से हुए हैं। पाकिस्तान के साथ लड़ाई तो पाकिस्तान का याद था उसमें। हमारे जवान शहीद होते हैं, वो देश के लिए शहीद होते हैं, हिंदुस्तान के लिए शहीद होते हैं। अगर कल को ये भी बोल देंगे कि जवान अपने लिए शहीद हुआ, देश के लिए शहीद नहीं हुआ, और ऐसे लोगों की मेरे को नहीं पता क्या मानसिकता है, कैसे लोग हैं ये जो हर इंसान को किसी पार्टी से जोड़ देते हैं।
ये कोई बोलता बीजेपी, हमने देश के लिए बोला कि हम बीजेपी के हैं, ये बोले तो ये मतलब एक देश के लिए बोलते हैं, और सबको हक है अपना, देश के हर एक नागरिक हक है कि वो देश के लिए बोले, और ये देश तोड़ने की बात करें। कम से कम हम देश तोड़ने की बात तो नहीं करते। कन्हैया कुमार के लिए कभी उन्होंने ट्वीट किया, कभी बोले कन्हैया कुमार के लिए, खालिद के लिए कभी बोले ये, पर इनका यही काम है कि जो देश के लिए बोलता है उसके खिलाफ खड़े हो जाना है इनको, और कोई मतलब नहीं। और मेरा अभी गुरमेहर के खिलाफ नहीं हूं मैं, ये है कि उसका जो वो था, मैंने वो देखा कि भाई मेरे पिताजी वार में शहीद हुए, ना कि पाकिस्तान की वजह से, वार की वजह से शहीद, वो वार भी पाकिस्तान के खिलाफ था। अब आप इन्हीं हिसाब से पूछ लीजिए कि वो मानते हैं कि पाकिस्तान की वजह से कोई जवान शहीद नहीं होता, जो भी हमारा जवान शहीद होता है, आतंकवादी हमला होता है, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। आप एक बार इन हिसाब से पूछ लीजिए, क्या नाम था इनका, मेरे को नाम भी नहीं पता, ये तो मेरे को बीजेपी का बताते हैं, सभी खिलाड़ियों को इन्होंने बीजेपी का बता दिया, और ये जबरदस्ती खिलाड़ी हो किसी को भी राजनीति में घुसा देते हैं। ठीक योगेश्वर, अन्यथा ना ले इस बात को। रहमान अब्बास, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। रहमान अब्बास, मैंने आपका शो देखा कुछ दिन पहले, पहले मैं एक बात, आप फतेह का फतवा में बैठे थे, आपने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि जब आपके ऊपर अटैक हो रहे थे तो किसी को याद नहीं आया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की चीज है, और वो आपके लिए भी होनी चाहिए। ए.आर. रहमान के लिए फतवा जारी हुआ सर, पूरे बॉलीवुड से कोई खड़ा नहीं हुआ ए.आर. रहमान के पक्ष में, किसी को याद नहीं आया इस आदमी के पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। गुरमेहर के लिए सब आ गए, क्यों? क्योंकि उसमें एजेंडा सूट करता है, आपके साथ नहीं करता था। रोहित जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किसी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अफसोस की बात है अगर कुछ लोग ए.आर. रहमान के लिए खड़े नहीं होते हैं, तारिक फतेह के लिए खड़े नहीं होते हैं, और जावेद अख्तर साहब के लिए खड़े नहीं होते हैं, या कौर के लिए खड़े नहीं होते हैं। हर इंसान को अपनी बात कहने का पूरा हक है, पूरी आजादी है। आप ख्यालात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ख्यालात के इख्तिलाफ की वजह से आपको अगर उसका ओपिनियन सूट नहीं हो रहा है तो बीजेपी का एक एमपी आकर, हरियाणा का ये कह देगा, एमएलए आकर कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो, ये देशद्रोही हैं, ये पॉलिटिक्स हमारे मुल्क के लिए हेल्दी नहीं है किसी तरह से भी। इसलिए हमको ये सोचना होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम डिसएग्री हैं तो लोगों को हम सर्टिफिकेट दें कि वो एंटी नेशनल हैं। एंटी नेशनल वो है जो वायलेंस में हिस्सा लेता है, जो अपने ही लोगों पर हमला करता है, जो एबीवीपी ने उस कॉलेज में किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एबीवीपी के लीडर्स को अपनी बात कहने का हक नहीं है। विचारों की जंग है, विचारों की जंग होनी चाहिए, उससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, लेकिन वायलेंस रास्ता किसी तरह से नहीं है। जो वायलेंस में हिस्सा लेगा, चाहे वो एबीवीपी से ताल्लुक रखता हो या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, हमें उसको कंडेम करना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, चाहे वो मुनव्वर राना का फ्रीडम हो या तारिक फतेह का फ्रीडम हो, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं आपसे 100% सहमत हूं रहमान, लेकिन अगर गुरमेहर कौर को अपनी राय रखने का अधिकार है तो योगेश्वर को क्यों नहीं है? बबीता और गीता फोगाट को क्यों नहीं है? वीरेंद्र सहवाग को क्यों नहीं है? जावेद अख्तर जो कर रहे हैं वो शायराना है। ये बयान नहीं, जावेद अख्तर जो कर रहे हैं वो शायराना है, राणा साहब ने भी कहा था। तो वीरेंद्र सहवाग जो कर रहे हैं वो सटायर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं है, शायराना बिल्कुल नहीं है, सिलेक्टिव है। और सिलेक्टिव है इसलिए मैंने कहा कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। अगर उनका विचार गलत है, उनकी बात गलत है, तो हमें उसको कहना चाहिए कि ये बात गलत है। जो मिनिस्टर साहब ने कहा, जो स्टेट होम अफेयर मिनिस्टर हैं, जावेद साहब का ये कहना था कि इस लेवल के मिनिस्टर हैं और होम अफेयर्स को डील करते हैं, तो उन्हें पूरी सिचुएशन को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पक्ष पर क्रिटिसिज्म करना चाहिए पार्टी एफिलिएशन की वजह से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबकी है और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सबकी हिफाजत करे। तो उसके लिए खिलाड़ियों को अनपढ़ भी साबित कर देंगे, उनको नीचा दिखा दे। मैंने कहा कि वही बात उनकी गलत है, क्योंकि मीरा जी जैसा उर्दू का सबसे बड़ा पोएट फेल होता है 9th स्टैंडर्ड में। इसका यह मतलब नहीं कि आगे चल के बड़ा पोएट नहीं बनता है। ठीक है मुनव्वर राणा साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या आखिर? तारिक फतेह को धक्के मार के निकाल दिया जाता है एक फेस्टिवल से, मारने पीटने उतर आते हैं लोग, आप कह देते हैं ये इस देश के लिए एड्स है। गुरमेहर कौर के ट्वीट्स को लेकर थोड़ा हंगामा होता है तो बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, कलाकार खड़े हो जाते हैं उसके पक्ष में। ये सिलेक्टिविज्म क्यों है? फिर सबके लिए होना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर हमें बुरा लगता है कि मुनव्वर राणा को कुछ कहने पे लोग गाली देते हैं, तो हमें बुरा लगना चाहिए गुरमेहर कौर के लिए भी, और वीरेंद्र सहवाग और फोगाट सिस्टर और योगेश्वर दत्त के लिए भी। अब मुझे बोलने की इजाजत है? जी, आप ही के पास छोड़ दिया मैंने, अब आप बोलें। जी,
मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये आपके चैनल पर कुछ बहसें ऐसी होने लगी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं तो इसका मतलब है तारिक फ़तेह को दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी किसी के बारे में कुछ बोले, किसी के बारे में कुछ बोले। मैं बहुत ज़मीनी आदमी हूँ, इसलिए ज़मीनी बात आपसे कर रहा हूँ कि मेरी पोती 3 साल की है, वो उसको हम लोग डराते हैं हाउ से, तो वो कहती है कि हम मोदी दादू से कह करके और इसको हम पिटवाएंगे। तो कहने का मतलब ये तालीम है या ये तरबियत है कि हम अपने बेटे को या पोते को हम ये तरबियत देते हैं कि अपने से बड़े को किसी रिश्ते के साथ जोड़कर उसका नाम लिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह कि अगर जिन लोगों ने भी उस पर तनकीद की, क्रिटिसाइज़ की उस लड़की पर, तो ये समझ कर कि भाई हमारी छोटी बहन है, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये हमारी बिटिया है, इसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो तनकीद ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बूढ़ी औरत हो, कोई मैच्योर्ड औरत हो। तो एक बात। दूसरी बात ये कि बग़ैर बाप की बच्ची है। तीसरी बात ये जो जंग में शहीद होते हैं उनके साथ ये नहीं लगाया जाता है कि पाकिस्तान से शहीद हुए, सिर्फ ये लिखा जाता है कि जंग में शहीद हुए। जो चीन से मारा जाता है वो भी, जो अमेरिका से मारा जाए वो भी, वो सिर्फ शहीद कहलाते हैं। इसको मसला बनाना और इसको फिर एक बार देशद्रोही, फिर इसके बाद दूसरा शुरू कर देंगे पाकिस्तान। अब वो कौन, वो हरियाणा का मंत्री है, उसने कह दिया राणा साहब मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पाकिस्तान आपसे अगर आप चले जाओ के लिए तो ओके बताएं। पूछिए रहमान साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हो, पूछिए रहमान। राणा साहब मुझे आपसे ये पूछना है, देखिए तारिक फ़तेह की बहुत सारी बातों से मुझे इख्तिलाफ है और मैंने उनसे फेस टू फेस कहा है कि मैं उनकी बहुत सारी बातों को नापसंद करता हूं और मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन आपने जिस तरह से उनके लिए वायरस और डेंगू के अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कौन सी तरबियत से आती है, मुझे बताइए ज़बान। देखिए असल में कहानी लिखना, कहानीकार होना ये अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। यही चैनल जो आप जीवी पे बैठे, पूरा अंदाजा है, पूरा अंदाजा है हमारा मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। एक मिनट, नहीं, तो अब उस आदमी को इस तरह सा खुली छूट दे देना, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को भी बुला करके किसी मजहब के खिलाफ गाली दिलवाएं। ये ना हमारा मुल्क सिखाता है, ना हमारी तहजीब सिखाती है, तो ना हमारा मजहब सिखाता है। तो गड़िया जी को भी है पूरी छूट। छूट तो सबको है। नहीं, हम इसीलिए उनसे नफरत करते हैं। जाकिर नायक को छूट कहते हैं, जाकिर नायक को इसीलिए कहते हैं ना, तो गड़िया को भी छूट है। हाँ, तो उनको आपके दोस्त होंगे, हमारे दोस्त नहीं, अदालत जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि तो इसमें यहाँ जो बहस हो रही है मेरे ख्याल से उसी पे आप कर लें। इसके बाद कभी बैठ करके तारिक फ़तेह जैसे लोगों से भी बहस कर ले। नहीं सर, मामला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही तो है। मामला तो सर वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही है ना सर। हो सकता है, ख्यालात से इख्तिलाफ अभिव्यक्ति की आजादी क्यों रही है सर? नहीं कर सकते। मैं तो जी टीवी की बात कर रहा हूं कि भाई वो पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जाहिल कह दिया, तो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा तो आपके यहाँ फतवा देने के लिए बैठा हुआ है। सर हमने तो आपको भी बुलाया है। अब उसमें मैं कह रहा हूँ राणा साहब, हमने तो आपको भी बुलाया। पिछली बार जब लोग आपको ट्विटर पे गाली दे रहे थे सर, तब भी हम आपको 1 घंटे तक बुला के बैठा के सुनवा रहे थे ना लोगों को। समझ कितनी है कि इस उम्र के आदमी को आप लोग गाली दे रहे हो, जरा इसके अचीवमेंट्स देख लो इस देश के लिए क्या है। जैसे आज योगेश्वर की बताया, हम आपके चैनल, हम 1 साल से हम आपके चैनल पर या बहुत से चैनल पर हम 1 साल से हम गए नहीं। हम कहते हैं ये मेरे मतलब का नहीं, इसलिए कि ये जो एंकर होता है ये एक पार्टी बन करके बात करता है, और जब कोई सख्त बात कहता है राणा तो वो कहता है कि अभी राणा साहब इधर जाते हैं उधर। मैं आपसे थोड़ा सख्त लहजे में पूछ दूंगा तो आप मुझे बताने लगेंगे कि मैं आपके बेटे की उम्र का हूं, जबकि मैं उससे भी कम उम्र का हूं। आपको बता देता हूं। नहीं, अब मेरे को सुनिए सर, अब सुनिए सर। नहीं सर, अब सुनिए सर, अब सुनिए आप, 1 मिनट। अब आप सुनिए सर, आप ये तो कह देते हैं कि एंकर पार्टी हो जाता है सर, लेकिन आप सर सोनिया गांधी की शान में कसीदेकारी करते हैं अपनी कविताओं में, आप तब भी निष्पक्ष रहते हैं सर। क्यों? क्योंकि आपको अवार्ड दे देती है सरकार, और जिसको आप मौके पे वापस करके
अपनी वफादारी का परिचय देते हैं। आपकी इत्तला के लिए अवार्ड कोई अवार्ड सरकार नहीं देती है, अवार्ड इंडिपेंडेंट बॉडीज देती है। हमारा अवार्ड भाजपा सरकार ने दिया था, हमारा अवार्ड कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। हमारा अवार्ड हमने जब वापस किया तब भी भाजपा सरकार थी, और हमारी मुलाकात भी कभी मुझे लगता है ये बात भी गलत है कि अवार्ड सरकार देती है। राणा साहब कविता पढ़ के सुनाओ और फिर पूछो। गलत है कि अवार्ड कोई सरकार इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसा लिखो तो तुम्हारी जय जयकार होगी। नहीं, और योगेश्वर की तरह सच बोल दो, सवाल पूछ दो तो तुमको अनपढ़ कहा जाएगा, देहाती कहा जाएगा, हम कविता भी सुनाना चाहेंगे कि हम वो, अब मुझे कह लेने देना, यही मैं कहता हूं कि आप डिस्टर्ब करते हैं। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूं, आप बोले। आपको डिस्टर्ब करना है। रहमान साहब ने बीच में सवाल पूछा था, मैंने नहीं पूछा। मैं बोल रहा हूं, मैंने टोका नहीं था। नहीं, मैंने ये वजाहत की, और ये वजाहत बहुत जरूरी है। राणा साहब सुन लीजिए, एक मिनट, वजाहत बहुत जरूरी है। अब सुन ले, रहमान साहब नहीं देती है, ना बीजेपी देती है, ना कांग्रेस देती है। अवार्ड इंडिपेंडेंट बॉडी देती है। अवार्ड को हुकूमत के साथ मत जोड़िए राणा साहब, ये बहुत गलत प्रेजेंट है। रहमान जी, अवार्ड कोई हुकूमत नहीं देती है, आपको भी पता है। अवार्ड इंडिपेंडेंट बॉडी की बहस में पढ़ रहे हैं। एक बार उनको पूरा कर लेंगे फिर आप आ जाएंगे। उनको बताइए, एक बार उनको पूरा कर लेंगे, बताइए सरदाना, एक बार उनको पूरा कर लेंगे, फिर आप चर्चा में आ जाएंगे, फिर अपना पॉइंट। मुझे बात पूरी करने दें। ठीक, मुनव्वर राणा आप बात पूरी करें। शाजी आलमी भी आ गए, उनके पास भी चलेंगे। बोलिए। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने अवार्ड वापस ही नहीं किया, ये रहमान अब्बास जैसे लोगों को मालूम हो। हमने साथ में ये भी कह दिया कि अब हम जिंदगी में कभी कोई सरकारी अवार्ड नहीं लेंगे, और अगर हमारा बेटा भी लेगा तो हम समझेंगे वो हमारा खून नहीं है। अवार्ड तो मामूली लोग छक्के पंजे भी वापस करते रहते हैं। ये पहलवान बातों से क्या होता है कि अब हम कोई अवार्ड वापस नहीं लेंगे। एक बात। नंबर 2 मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अडवाणी जी के साथ लद्दाख गया। मैंने वहां नज्म पढ़ी कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, ये कहाँ लिखती है हमको मुँह ज़बानी याद है। ऐ हुकूमत तेरी हर एक मेहरबानी याद है, अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो आपको ये नज्म याद नहीं आती है, आपको सिर्फ सोनिया गांधी याद आती है, आपको सिर्फ कांग्रेस याद आती है। सर मुझे वो भी याद आती है, बाकी भी याद आती हैं। आप कहेंगे तो मैं सारी सुना दूंगा, बहुत पढ़ी है। लेकिन उसके पहले रहमान थोड़ा सा रुक के, साथ अपने सफर को भी आप अपनी नेकनामी में शुमार कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक के प्लीज, थोड़ा सा रुक के। शाजिया आ गई हमारे साथ। शाजिया, अब मुझे ये बताइए शाजिया, आप तो पढ़ी लिखी भी है, इसलिए शायद मैं मान के चलता हूं कि अगर योगेश्वर और बबीता को डिग्री ना होने की वजह से अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो आपको तो होगी। पर आपको क्यों रोक दिया गया जामिया में बोलने से, जबकि उमर खालिद जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है उसकी बोलने की आजादी के लिए दुनिया भर के लोग सड़कों पे उतरे हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कोई बात भी नहीं करना चाहता? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से दोहरे मापदंड हैं, पूरी तरह की हिपोक्रेसी है जैसे कि आप देख रहे हैं। और उनके लिए तो शायद वो हर एक इंसान जो उनकी सोच का कायल नहीं है, जो वाबस्ता नहीं है वामपंथी सोच से या फिर कांग्रेस प्रिय सोच से, और जो कुछ भी काउंटर नैरेटिव या दूसरी बात या दूसरा नज़रिया पेश करता है वो उनके लिए जाहिल है, उनको वो जाहिलों की तरह ही देखते हैं। तो पढ़े लिखे होने से कुछ फ़र्क नहीं होता है। अगर आप सियासी तौर पर उनके साथ हैं तो आप और जहीन महीन बातें करके मार्क्सिस्ट सुलझाने की और अच्छे अच्छे अल्फाज अंग्रेज़ी और उर्दू में इस्तेमाल करने की आप में क़ुव्वत है तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेस का पर्दाफाश होता है, कांग्रेस के कम्युनलिज्म क्या है, करप्शन का, या फिर वामपंथी दलों के दिवालियेपन का, तब आप उनकी नज़रों में जाहिल हो जाते हैं, जैसा कि साफ जाहिर है। जामिया ने सिर्फ इसलिए मुझे रोका जाने से, जामिया के मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश की और ऑर्गेनाइजर्स पर इतना प्रेशर डाला, बावजूद इसके कि मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार करने के बावजूद, इसलिए क्योंकि मैंने जो मेरी पॉलिटिकल चॉइस थी वो भाजपा थी, क्योंकि मैं और मुसलमानों की तरह सियासी गुलामी में यकीन नहीं करती हूँ। और अब तक जो रहे हैं कांग्रेस के हिमायती या वामपंथी दलों के, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी गुलाम की तरह, सरकारी मुसलमानों की तरह ये करते रहते हैं। और अगर भाजपा में आप हैं और आप मुसलमान भी हैं और आप पत्रकार भी हैं, तब तो आपको इतनी हिकारत भरी नज़रों से देखा जाएगा, क्या कुछ आपके लिए कहा जाएगा, आपके बारे में गंदी गंदी बातें कही जाएंगी, आपके भी ट्विटर पर आपको ट्रोल रोजाना किया जाएगा।
गालियां दी जाएंगी, थ्रेट्स दिए जाएंगे, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके पास नहीं होगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सिर्फ उमर खालिद के पास है, शैला राशिद के पास है। वो देश को तोड़ने की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को गाली बकेंगे, संविधान का मजाक उड़ाएंगे, आइन का, उसके लिए आजादी चाहिए। लेकिन भाजपा का कोई हो, एबीवीपी का कोई हो, उसके पास कोई आजादी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आजादी की परिभाषा ही इनके लिए अलग है। ये फांसीवादी लोग हैं दरअसल। शाजिया जी, ये जो बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जब आप बंबई आई थी, आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिला दूं। एक बार एक कमेंट और फौद हलीम से ले लूं, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज, अगर बुरा ना माने तो। हम कार्यक्रम को एक्सटेंड कर लेंगे, आप लोग कहेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम 6:30 तक कर लेंगे अगर आपको लग रहा है समय कम मिल रहा है तो। फौद हलीम, अब बताइए, शाजिया को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? उनके लिए आप उतरे सड़कों पे, उनके लिए आपके संगठन ने नारे लगाए कि क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, इस औरत को क्यों रोका जा रहा है बोलने से? ये बड़ी अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार दिल्ली का सुरक्षा का दायित्व में रहने के बावजूद ये जो शाजिया इल्मी है, इनको जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी कैंपस पर केंद्र सरकार, मरकज की हुकूमत की सिक्योरिटी ने टोटल फेलियर का परिचय दिया है। डंडे चलवा के भाषण दिलवाएं क्या? तरीके से चल रही है केंद्र में हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है, अगर वो आरोप लगाती है कि उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर, मैं जरा खत्म करूं। शाजिया जी, आपने कह चुकी, प्लीज बीच में मत टोकिए, मुझे अपना बात खत्म करने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि उनका कहने पर रोक लगा है दिल्ली के सीने के ऊपर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा एक टिप्पणी है हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था। एएमयू में तारीख बदल दी गई क्योंकि शैला राशिद को नहीं आने देना चाहते थे वो लोग। मैं आ जाऊं, आपको ये बात मालूम है? शैला राशिद को नहीं बोलने दिया गया एएमयू में, आपको घुमाने की कोशिश, ये बात मालूम है आपको? मान गए आपको भी कि वहां आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, अब वहां नहीं निकल पाते मोर्चा आप लोग जाके। बात मैं कह लूं कि इसी सरकार के मिनिस्टर ऑफ, सर मुझे बताइए ना, जामिया में जाके, एएमयू में जाके आपके होश क्यों उड़ जाते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी जेब में डाल लेते हैं तब आप लोग। 20 साल की लड़की, बताइए ना सर। अरे वही जामिया में और एएमयू में सर वो झंडे क्यों नहीं लहराते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले आप लोग? जो बात कहा, डर लगता है क्या वहां पे? महत्व से क्यों भाग रहे हैं सर? भाग आप रहे हैं, आप क्यों भाग जा रहे हैं? शाजिया इल्मी को अगर ये समझ में आता है कि उनका जो हक है, शैला राशिद को नहीं बोलने दिया गया, वो तो आपका नेता है, तारीख बदल दी, बता दिया, आक्रमण हुआ जामिया में इनको नहीं बोलने दिया गया, जनता लेकिन पार्टी आपके की संगठन के सरकार लोग क्या कहने कर रही निकले थी मरकज में? क्यों सर डर लगता है? रोहित साहब, जामिया में और एएमयू में डर लगता है सर नारा लगाने में? क्यों शाजिया इल्मी बताइए ना सर, नारा लगाने में डर लगता है क्या? क्यों नहीं कर रही है? बताइए ना सर, क्यों नहीं शाजिया इल्मी ये सवाल आपके चैनल में कर रही है, लेकिन अपने हुकूमत से नहीं कर रही है? बताइए ना सर, आप तो बताइए, आपका संगठन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खड़ा होता है ना सर? इनकी हुकूमत तो दबाती है, आप लोग कहते हैं उनका हक का उल्लंघन हुआ है और अपने हुकूमत के पास ये सवाल नहीं रख रही है। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, ये तो अफसोस है। आप तो ये कहते हैं ना कि इनकी हुकूमत, आप आइए पहले, आप तो ये कहते हैं ना इनकी हुकूमत अभिव्यक्ति की आजादी को किल करती है, आप लोग सपोर्ट करते हैं। बताइए ना सर, एएमयू में और जामिया में क्यों खड़े होने से डरते हैं आप लोग? क्यों ये शर्म की बात है? थोड़ी देर चाहे वो कांग्रेस, चाहे है कांग्रेस की हुकूमत हो, 20 साल की हुकूमत हो, अगर अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट है तो सच बोलिए के बारे में वो कुछ कदम नहीं उठा रही है। क्या कर मिल रहा है लगाने की इतनी चालाकी और चतुराई से क्या मिल रहा है आपको? आप तो एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सप्रेशन को समझा नहीं गया है। सुनिए सुनिए